हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बायोलॉजी का 12th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके पार्ट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जो प्लांट किंगडम हमने पढ़ा था, प्लांट किंगडम जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्लांट के जो फाइलम है, 5 मेन फाइलम हमने उसमें पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला और सबसे छोटा जो एक्वाटिक है वो था हमारा एल्गाई। दूसरा जो इसके अंदर था वो था ब्रायोफाइट्स। तीसरा जो इसके अंदर था टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद था हमारा जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वाला जो था हमारा वो था एंजियोस्पर्म। आज जो हमारा 12th में जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक डिपेंड है पूरा का पूरा इस फाइलम के ऊपर, एंजियोस्पर्म के ऊपर। हमने पढ़ा था एल्गाई जो है वो एक्वाटिक है और थैलस होती है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। टेरिडोफाइट्स जो थे वो ट्रूली टेरेस्ट्रियल थे, और ये दोनों वुडी प्लांट थे, लार्ज प्लांट थे, जमीन पर पाए जाने वाले। इनमें एंजियोस्पर्म की जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी, ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। आज का जो चैप्टर है हमारा वो इन्हीं एंजियोस्पर्म्स के अराउंड रहने वाला है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर के बारे में पूरा का पूरा ये चैप्टर रहने वाला है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हमारा कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गन जो है इसमें यूज होते हैं, वो सारा का सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पे हम वन शॉट लेकर आएंगे, क्योंकि अभी सीबीएसई एचबीएससी इनके एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में। तो कोशिश करेंगे हम एग्जाम से पहले सारे के सारे टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको हम रिवीजन करवाएंगे बच्चों। तो अगर आपको स्टडी जो है, रिवीजन जो आपका है 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो लगातार हमारे यहाँ पर आती रहेंगी। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें जो फ्लावर है ना, हमारी एनसीईआरटी बताती है कि फ्लावर जो है इसके यूज क्या है, या फिर फ्लावर जो है इसके वैसे कॉमर्शियल प्लांट को छोड़ के भी कुछ यूज है इसकी। प्लांट के लिए तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्लांट के लिए क्या है, ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कॉमर्शियल बहुत सारे यूज होते हैं। कॉमर्शियल यूजेज जो है उनमें देखने को मिलता है, फ्लावर जो है वो बहुत सारे, बहुत हमारे एथिक्स में यूज होता है। एथिकली जो है ना इसको यूज किया जाता है। एथिकली कैसे, जैसे बहुत सारी मान्यताएं हैं, भगवान के लिए जो है भगवान की मूर्ति पर इसको चढ़ाया जाता है। सोशली भी इसको यूज किया जाता है। सोशली जो है वो भी फ्लावर को यूज किया जाता है, जैसे किसी के स्वागत में हम माला डालते हैं उसमें भी फ्लावर यूज किया जाता है। उसके अलावा जो फ्लावर है उससे फ्रेग्रेंस भी हमें मिलती है, फ्रेग्रेंस से परफ्यूम बनाए जाते हैं। तो फ्रेग्रेंस के लिए भी इसको यूज किया जाता है फ्लावर को। और ऐसे ही कुछ और भी हमारे कॉमर्शियल यूजेज इसके हैं, जैसे ऑर्नामेंटल है, फ्लावर को सजा कर रखा जाता है घरों के अंदर, उसमें भी ये यूज होता है, ऑर्नामेंटल में भी। इसके अलावा प्लांट जो है उसका जो पार्ट है ये फ्लावर, आज हम इसको स्टडी करेंगे। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए एंजियोस्पर्म प्लांट।
एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर मेन दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो एक्सटर्नल जिसमें इसके पेटल और सेपल है, पेटल्स और सेपल्स पाए जाते हैं। सेपल्स बच्चों जो है वो ग्रीन इसके लीफ होते हैं, ग्रीन लीव्स जो है वो इसके सेपल्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कैलेक्स, कैलेक्स। कैलेक्स के बारे में एक और चीज हो सकती है, सेपल्स का जो ग्रुप है ना उसको भी कैलेक्स ही बोलते हैं। जैसे एक अकेला अगर ग्रीन लीफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अगर उनका ग्रुप की हम बात करें तो कैलेक्स होता है। इसका जो फंक्शन है इसमें वो बेटा है फोटोसिंथेसिस करने का। ये पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है पेटल्स, जिनको हम बोलते हैं कोरोला, कोरोला। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। पेटल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं। जो इसका पेटल है ये कलरफुल पाया जाता है, कलरफुल। साथ में इसके अंदर पाया जाता है नेक्टर, और ये दोनों ही चीजें यूजफुल है। पौधा जब पोलिनेशन करता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उस अट्रैक्शन के लिए इसका कलरफुल ब्राइट कलर पाया जाता है। जो पेटल्स है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। हम भी देखते हैं ना हमारे आसपास जितने भी आपने फ्लावर देखे होंगे, वो कोई भी फ्लावर जो है ना डल नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा ब्राइट कलर में मिलेगा। ब्राइट कलर इसीलिए होता है पौधे का, इसका सॉरी फ्लावर का, ताकि इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। और इंसेक्ट जब इसके पास अट्रैक्ट होगा तो उसको रिवार्ड भी चाहिए। तो नेक्टर क्या है, इंसेक्ट के लिए रिवार्ड का काम करता है कि वो दोबारा फिर आए। अब इसमें पौधे का क्या फायदा है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पोलिनेशन जब हमारा टॉपिक आएगा, कि इसका ब्राइट कलर, कलरफुल ज्यादा, और नेक्टर क्यों पाया जाता है। तो ये पेटल भी क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दो इंटरनल पार्ट पाए जाते हैं। एक तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ये पौधे का मेल पार्ट है। अब जो इंटरनल दोनों पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही क्या इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में शामिल हैं, जिसमें स्टेमन है। स्टेमन के अंदर एक स्टिक पाई जाती है, एक लंबी सी, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है यहां से थैलमस के साथ जुड़ी होती है। थैलमस के ऊपर से क्या है, राइज करती है पौधे के अंदर। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना इसका, ये वाला जो पार्ट, जहां से इसके सारे के सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, ज्वाइंटेड, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं थैलमस। इस थैलमस के ऊपर से क्या है, स्टेमन अराइज करता है। इसी के ऊपर क्या है, हमारा जो फीमेल पार्ट है ये वाला, ये भी इसी के ऊपर रखा होता है। इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल दोनों के दोनों क्या थैलमस के ऊपर रखे होते हैं, और थैलमस एक स्टिक के साथ जुड़ा होता है। ये जो स्टिक है ये फिर जाकर बड से निकलती है, जहां से फ्लावर निकलता है। इसको बोलते हैं पेटियल। पेटियल, तो पेटियल के बाद थैलमस, और थैलमस के अंदर से सेपल्स निकले होते हैं, ग्रीन लीव्स। इसी के अंदर से फिर क्या निकल देते हैं, इसी के ऊपर पेटल्स, जो इसके कलरफुल ब्राइट कलर के लीव्स होते हैं। और इसी के पास फिर क्या है, दो इंटरनल पार्ट है, एक स्टेमन मेल पार्ट है, दूसरा पिस्टिल जिसको बोलते हैं इसका फीमेल पार्ट। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके। जो स्टेमन है उसकी जो ये स्टिक है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर दो लोब्यूल्स रखे होते हैं। कुछ इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरह से, तो एक तो ये लोब्यूल है और एक ये लोब्यूल्स है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसकी, इसका नाम है एंथर। एंथर।
मेल पार्ट इसलिए ये क्योंकि इस एंथर के अंदर जो है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी ना वो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। दोनों बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर दोनों लोब्यूल्स जो हैं इनके अंदर दो दो थीका पाए जाते हैं। थीका तो हमारा जो स्टेमन है वो क्या है, बाइलोब्ड एंथर से मिलकर बना होता है। बाइलोब्ड एंथर। क्योंकि इसमें क्या है, दो लोब पाए जाते हैं। दूसरी चीज अगर इसके ऊपर आए, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह आता है कि स्टेमन जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है और फिर उसकी ऑप्शन देता है बाइलोब्ड एंथर और थीका क्या है, चार थीका है। टेट्राथीकस एंथर की बात करेगा ये, टेट्राथीकस एंथर इसमें हमारा जो एंथर है इस तरह की दो लोब से मिलकर बनता है। एक तो इसका ये लोब है और एक इसका ये लोब है। इसके अंदर दो थीका पाए जाते हैं ऐसे, एक लोब के अंदर दो थीका, दूसरे लोब के अंदर दो थीका। तो एंथर को क्या बोलेंगे हम, टेट्राथीकस। टेट्राथीकस या बाइलोब्ड, ये हमारा एंथर है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो ऑप्शन में होते हैं एमसीक्यू, कि हमारा जो एंथर है वो किस चीज से बना होता है, टेट्राथीकस या बाइलोब्ड होता है ये। अगर एंथर के अंदर लोब्स की बात करें, जो ये लोब्स हैं, जो ये एक लोब है इसके अंदर थीका कितने हैं, दो। तो अगर लोब्यूल्स की बात करें तो लोब्यूल्स होते हैं डाइथीकस, डाइथीकस लोब्यूल्स। एंथर टेट्राथीकस है क्योंकि पूरे एंथर के अंदर कितने थीका है, चार थीका पाए जाते हैं। लोब्यूल्स जो है उसके अंदर कितने थीका है, दो थीका पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे कि इनके फंक्शन क्या है। एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, इसमें ये लोब्स बना रखे इसके, ये एक लोब है और एक लोब ये दे रखे है। तो दो लोब्यूल से मिलकर हमारा क्या बनता है, थीका बनता है। इस थीका की अगर हम इस लोब्यूल की और थीका की अगर हम माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें तो इस तरह से लेयर पाई जाती है। एक लेयर तो सेल की ये बाहर की तरफ ये वाली पाई जाती है, ये वाली यहां तक। उसके बाद एक दूसरी लेयर जो है ये भी लेयर है इसकी, सेकंड लेयर, जिसमें आपने ये रेड कलर करके दिखा रखा है, रेड कलर का जो इसमें न्यूक्लियस दिखा रखा है। उसके बाद है तीसरी लेयर। तीन तो ये मेन लेयर पाई जाती है और एक लास्ट लेयर जो हमारे ये बिल्कुल लास्ट में थीका के ऊपर भी एक लेयर है। तो चार लेयर से मिलकर हमारा क्या बनता है, लोब्यूल्स। तो हमारे एंथर के ऊपर चार लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, ये सिर्फ इसको प्रोटेक्शन देती है, आउटर लेयर है इसकी, आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेगी इसका। जो हमारा एंथर है उसका प्रोटेक्शन करते ही ये काफी मोटी और काफी स्ट्रोंग लेयर होती है ये भी। उसके बाद जो दूसरी लेयर पाई जाती है ये वाली दूसरी लेयर, ये बनी होती है एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो लेयर है ये काफी रिजिड होती है, हार्ड लेयर पाई जाती है, स्ट्रोंग है ये। अब इसका काम क्या होता है, ये डाइसेंस में हेल्प करती है। डाइसेंस का मतलब क्या है, जब ये लोब्यूल जो है ये जो अंदर की तरफ थीका जो पड़ा हुआ है इनके अंदर यहाँ पर एक टिश्यू भरा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनियम टिश्यू।
इस टिश्यू से मेल गैमेट बनते हैं। जब कंप्लीट मेल गैमेट डेवलप हो जाते हैं तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेhiscence। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये मेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट क्या है, इसके टूटने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं और फीमेल गैमेट जो है उसके लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेhiscence। तो इसके ब्रेक डाउन में कौन हेल्प करता है, जो इसकी सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम। उसके बाद जो तीसरी लेयर है इसको बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल जो लेयर है ये भी कुछ ऐसा ही काम करती है, डेhiscence में हेल्प करती है, बाकी इसका ज्यादा कोई काम है नहीं। लास्ट की जो लेयर बची हुई है, ये जो लास्ट लेयर है ये थीका के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है और इसका नाम है टेपेटम। टेपेटम, इस टेपेटम लेयर का काम है जो ये माइक्रोस्पोरोजेनियम टिश्यू भरा हुआ है यहाँ पर, जिससे फिर क्या बनेंगे, ये मेल गैमेट्स, जिनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। जो ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे तो इन पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में टेपेटम न्यूरिशमेंट का काम करती है। इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर जो सेल भरी हुई हैं इनको न्यूट्रिशन का काम करती है और साथ में फिर क्या है, पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लास्ट लेयर जो इसकी टेपेटम। तो ये हमारा दो लोब से मिलकर बना हुआ क्या है, एंथर। ये दो लोब्स हैं इसके। इन दोनों लोब्यूल्स के बीच में यहाँ पर जो है ना एक डेंस टिश्यू और भरा होता है, जो किससे जुड़ा होता है, फिलामेंट से। जो अभी हम एक स्टिक पढ़ के आए थे ना फ्लावर की, कुछ ऐसी फिलामेंट, इसके ऊपर ये ऐसे दो एंथर लगे हुए हैं। जो ये फिलामेंट है इसके साथ ये डेंस टिश्यू जुड़ा होता है। और अब इसका काम क्या है, ये इसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम, पानी और खाना जो है इसके लिए सप्लाई करता है। ये वाटर की सप्लाई, फूड की सप्लाई करता है यहाँ तक फिलामेंट की अंदर से होते हुए। तो इस फिलामेंट के अंदर से एंथर तक पहुंचाने का काम करता है डेंस टिश्यू। और यहाँ से फिर क्या है, इस तरफ और इस तरफ दोनों जो इसके लोब्यूल्स हैं और चार जो थीका है उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब जो ये थीका है कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद क्या है, ये ऐसे मर्ज हो जाते हैं। जैसे एक थीका तो यहाँ पर था, एक ये यहाँ पर, इसी तरह दो थीका इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है तो इनकी जो बीच की लेयर है टेपेटम वो ब्रेक हो जाती है और ये क्या है, मर्ज हो जाते हैं दोनों आपस में। इस तरह से सारे के सारे इस तरफ भी और इस तरफ भी मर्ज हो जाते हैं और ये जो डेवलप हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब इनकी डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये डेवलप होते हैं। जो एंथर है इस तरह से इसके अंदर दो लोब्स पड़े हुए हैं। इस लोब जो है इसके अंदर जो थीका है, एक थीका और एक थीका ये, ऐसे ही दूसरा लोब्यूल्स इस तरफ, इसमें भी दो थीका पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये टिश्यू भरा हुआ है इसके अंदर, इस टिश्यू को बोला था हमने माइक्रोस्पोरोजेनिक टिश्यू। और इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो थीका जो है उसकी आउटर लेयर क्या है, टेपेटम, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम रखा है। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनिक टिश्यू भरा हुआ है। और इस टिश्यू के अंदर जो ये सेल पड़ी हुई है, जो इसके अंदर ये सेल पाई जाती हैं, इन सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इनको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे क्या डेवलप हुआ, पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, तो इनको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। पोलन मदर सेल कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद क्या है, इसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। अभी इनमें से कोई भी एक जो है ना हम सेल बाहर निकाल लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, एक ही बात है।
तो अब इससे ये डाइप्लोइड सेल पाई जाती है। डाइप्लोइड का मतलब है इसका जो डीएनए है वो, इसके जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में है अभी, तो ये एक डाइप्लोइड सेल है। तो डाइप्लोइड पोलन मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस होगी। मियोसिस दो पार्ट में 11th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं, M1 फेज और M2 फेज। तो M1 फेज के अंदर क्या है, ये दो सेल बना लेगी और दोनों ही क्या होंगी, एप्लोइड। यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो इसने ऑफ कर लिए अपनी M1 फेज के अंदर। उसके बाद फिर M2 फेज होती है। M2 फेज में क्या है, ये अपनी कॉपी कर लेती है, 4 नई सेल बना लेती है और चारों ही क्या है, एप्लोइड है। अब ये पोलन ग्रेन्स नहीं बनी है, अभी ये क्या बनी है, स्पोर की फॉर्मेशन हुई इनके। बस इसने अपनी जो डाइप्लोइड सेल थी उनको एप्लोइड में कन्वर्ट किया, गैमेट्स की फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब एक सेल से 4 क्या बने हमारे, स्पोर बने और 4 ही क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन आता है कि एक जो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, उससे कितने पोलन ग्रेन्स डेवलप किए जा सकते हैं, 4। क्वेश्चन घुमा कर दे सकता है, वो दे देगा 400 जो है ना, या फिर कितना भी अमाउंट दे सकता है, इससे कितने पोलन ग्रेन्स डेवलप किए जा सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे कि अगर 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारे पास है तो कितने पोलन ग्रेन्स डेवलप हो सकते हैं इससे। अब जो हमारी स्पोर की फॉर्मेशन हुई है, एप्लोइड स्पोर, इस स्पोर से पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कुछ और भी प्रोसेस चलती हैं। उसमें क्या होता है, इसके ऊपर 2 लेयर और आती हैं। दो लेयर इसके ऊपर और पाई जाती हैं। जैसे ये इसकी खुद की सेल है और इसके ऊपर एक ये और एक ये 2 सेल और पाई जाती हैं, जिनमें एक्सटर्नल जो है उसको बोलते हैं एक्जाइन, इंटरनल जो उसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन और एक्जाइन। इंटाइन जो लेयर है ये बनी होती है सेलुलोज की या पेक्टिन से भी मिलकर बनी होती है। एक्जाइन जो लेयर है इसकी, वो हार्डेस्ट मटेरियल से बनी होती है। ऐसा इनऑर्गेनिक मेटल जो धरती पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है इसकी एक्सटर्नल लेयर। इसके अंदर यहां पर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या इसमें होल पाए जाते हैं। जैसे ये इसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जो एक्जाइन लेयर है उसके अंदर इस तरह के माइक्रोपोर पाए जाते हैं। माइक्रोपोर्स, इन माइक्रोपोर्स के अंदर से इसका न्यूक्लियस बाहर निकलता है जब फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम पर। अब इसमें कुछ और भी प्रोसेस आगे चलती है। जो इसका न्यूक्लियस है ना, ये फिर जाके माइटोसिस करता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, अभी एप्लोइड सेल है, इसने मियोसिस कंप्लीट कर ली। अब एक प्रोसेस और होती है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या है, ये एक से क्या है, 2 न्यूक्लियस बना लेगा। 2 न्यूक्लियस बनाने के बाद इसके ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो अब इसमें 2 सेल हम देख सकते हैं, इसके बाद लेयर भी इसकी ये पोलन ग्रेन है कंप्लीट। अब इसमें 2 सेल है अंदर की तरफ, एक तो बड़ी सेल है और एक छोटी सेल है। इस बड़ी सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये इस छोटी सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और ये जो छोटी सेल है इसको बोलते हैं जर्म सेल। एक्चुअल में जो है यही क्या है, मेन इसका मेल गैमेट है। तो इसी से क्या है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगी। इस तरह के जो एंजियोस्पर्म, टोटल एंजियोस्पर्म है लगभग 40% पाए जाते हैं। 40% जो है इस तरह के गैमेट तैयार करते हैं। बाकी जो 60% प्लांट बचे हैं उनमें कुछ और स्ट्रक्चर पाई जाती है, थोड़ी सी अलग। उनमें क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है
इसने म्योसिस की और माइटोसिस की और 2 न्यूक्लियस बना लिए। उसके बाद ये एक बार फिर डिवीजन करता है अपना और 2 सेल 2 न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस और बना लेता है। तो इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी 2 सेल पाई जाती हैं। अब इसके अंदर क्या थी, टोटल 2 सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जर्म सेल। तो लगभग 60% प्लांट क्या है, 60% जो एंजियोस्पर्म है वो कुछ इस तरह के पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक तो क्या है वेजिटेटिव सेल है और इसके अंदर 2 क्या है जर्म सेल है, 2 जर्म सेल है। जैसे ही पोलिनेशन होगी ना, पोलिनेशन क्या, पोलन ग्रेन्स का मेल फीमेल पार्ट पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफर हो जाना, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाना। उसके बाद पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब बनाने के बाद ये जो एक जर्म सेल है ये फिर भी डिवीजन कर लेगी। बाद में जाकर फिर क्या करना, इसने 2 सेल ही बनानी है, लेकिन ये पोलिनेशन के बाद बनाएगा। ऐसे ऐसे 40% एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, लेकिन लगभग 60% ऐसे एंजियोस्पर्म है जो पहले ही 2 जर्म सेल बना लेते हैं, क्योंकि बाद में ने क्या है 2 जर्म सेल बनानी तो है, तो कुछ पहले ही जनरेट कर लेते हैं। वो 60% है। ये डाटा एक्यूरेट आपने याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कितने परसेंट जो है वो उनमें 2 सेल पाई जाती है जर्म जो पोलन ग्रेन्स है, और कितने परसेंट पोलन ग्रेन्स है जिनमें 3 सेल पाई जाती है, जिनमें 2 जर्म सेल है और एक वेजिटेटिव सेल पाई जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो थी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। इस पोलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, जो फीमेल गैमेट जो ओवल की डेवलपमेंट होगी उसको बोलते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगा वर्ड जो है वो फीमेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है, माइक्रो वर्ड जो है ये मेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी किसी भी चैप्टर में अगर आपको माइक्रो और मेगा 2 वर्ड दिखाई देते हैं, तो इसमें जो मेगा होगा वो फीमेल गैमेट के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, और जो माइक्रो वर्ड है ये मेल गैमेट के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरी जो प्रोसेस अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, कि मेगास्पोर जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस एक इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, इस तरह की प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या बोला था, पिस्टिल, फीमेल पार्ट है इसका, फीमेल पार्ट है। इसके अंदर ये जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, इसके अंदर ये जो स्टिक है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। अब इस पिस्टिल के अंदर जो स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन्स इसी के ऊपर लैंड करते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर यहां पर आकर लैंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर क्या था, मेल पार्ट था, टू स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट का एक पार्ट है, पिस्टिल का एक पार्ट है। अब इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं, अब जरूरी नहीं हो सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है हवा से भी ट्रांसफर होते हैं, एनिमल्स भी, इंसेक्ट भी, और वाटर से भी ट्रांसफर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन्स जो आएंगे वो सेम ही स्पीसीज के होंगे, और क्रॉस जो स्पीसीज हैं, दूसरी जो स्पीसीज होंगी उनके पोलन ग्रेन्स यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल तक जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम स्पीसीज का ही पहुंचना जरूरी होता है। अब उसके लिए इनको सिलेक्ट कौन करेगा कि सेम स्पीसीज का है या नहीं,
ये जो स्टिग्मा हमारा है, इस स्टिग्मा का ये काम है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड किए हैं वो सेम स्पीसीज के हैं या नहीं। अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो क्या है, उनको ये नीचे की तरफ ऐसे एक ट्यूब जनरेट कर देता है, पोलन ट्यूब इसको हम बोलते हैं। और इस पोलन ट्यूब के अंदर से क्या है, सेम स्पीसीज का स्टिग्मा इसके अंदर लैंड कर जाता है, इसके अंदर ओवल तक पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या है, ये फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इंटरेक्शन है स्टिग्मा का और किसका, जो पोलन ग्रेन्स यहां पर लैंड किए हैं, तो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा इन दोनों का इंटरेक्शन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि जो स्टिग्मा है वो रिकॉग्नाइज करता है सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आया है या कोई दूसरी स्पीसीज का है, सेम स्पीसीज को ये आगे की तरफ प्रमोट कर देता है। ये इवेंट है फर्टिलाइजेशन का। इससे पहले एक इवेंट हमारा रह गया माइक्रोस्पोरो मेगास्पोरोजेनेसिस, कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसी होती है। मेगास्पोर की जो फॉर्मेशन है, जो फीमेल गैमेट है उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें भी क्या है, एक क्रिशियल रोल जो फ्लावर का वो हम देखने वाले हैं। जो ओवरी थी, इस ओवरी के अंदर यहां पर इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। दो इंटेगुमेंट है, एक तो आउटर इंटेगुमेंट और एक है इनर इंटेगुमेंट। ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, इन दोनों इंटेगुमेंट्स के अंदर यहां पर बनाता है न्यूसेलस। ये बनाता है न्यूसेलस। अब यहां पर जो न्यूसेलस बना होता है, इस न्यूसेलस के अंदर से, इसके अंदर से यहां से ये जो सेल है, ये सेल है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने एंथर के अंदर पढ़ा था, जो एंथर था हमारा, इस एंथर के अंदर यहां पर जो भरी हुई थी ये क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल बोला था हमने। यहां पर जो सेल भरी होती है वो कौन सी है, मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इससे क्या है, मेगास्पोर प्रोड्यूस होने वाला है। अब इनमें से, अभी इसमें तो जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो सारी की सारी एक से क्या है, 4 पोलन ग्रेन्स डेवलप करे थे। एक जो मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे 4 स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अंदर कोई भी एक जो सेल है ना, कोई भी एक सेल, वो आगे जाकर मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो मैच्योरेशन में क्या है, ये एक सेल अभी क्या है, डाइप्लोइड है, डाइप्लोइड सेल। अब ये M1 फेज के अंदर आएगी मियोसिस में, और क्या है, अपनी 2 एप्लोइड सेल बना लेती है। 2 एप्लोइड सेल बना लेती है। इस 2 सेल बनने के बाद इनमें जो एक सेल है, ये वाली या फिर कोई भी एक, वो डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी फिर जाके ये M2 फेज में जाती है, और M2 फेज के अंदर क्या है, फिर 2 सेल बनाएगी, उनमें से फिर क्या है, एक फिर डीजनरेट हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम सेकंड पोलर बॉडी। तो ये दोनों डीजनरेट हो जाती है, लास्ट में क्या है, एक ही एप्लोइड सेल बचती है। लास्ट में क्या है, मैच्योर्ड एक एप्लोइड सेल बनती है। अब इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है ना, ये भी मल्टी कैरियंस स्टेज शो करेगा। जैसे अब इसके अंदर यहाँ पर जो डेवलप होगा, एक ओवम डेवलप हो जाता है, एक एप्लोइड सेल है जो मैच्योर हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या है, जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस माइटोसिस प्रोसेस करता है। माइटोसिस प्रोसेस में क्या है,
1 से 2 सेल बन जाती हैं, फिर दोबारा करता 2 से 4, और फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर। जो हमारा एप्लॉइड सेल थी, एप्लॉइड जो स्पोर था, अब इससे ओवम की डेवलपमेंट करनी है। जैसे हमारे पास जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उससे फिर क्या है, स्पोर जो जनरेट हुए थे 4 स्पोर, उन स्पोर से फिर क्या बनाए थे हमने, पोलन ग्रेन्स। वैसे ही अब जो हमारे पास 1 मेगा स्पोर है, 1 मेगा स्पोर से क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ओवल की डेवलपमेंट होगी। तो उस प्रोसेस में क्या है, 8 न्यूक्लियस इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन कर लेते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं मल्टी कैरियोन्स। मल्टी कैरियोन्स स्टेज है ये इसकी। अब इस मल्टी कैरियोन्स स्टेज के अंदर इनके पास क्या है, अभी तक कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो अब इनको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रोवाइड करवाना शुरू कर देता है ये माइक्रोस्पोर और सॉरी मेगास्पोर। तो इस प्रोसेस में आगे क्या होता है, जो ओवम है उसमें 3 सेल डेवलप हो जाती हैं जो नीचे की तरफ, जो इसके एक एंड के ऊपर चली जाती है। 2 जो सेल हैं वो एक दूसरे एंड के ऊपर चली जाती हैं, और एक सेल यहां पर रखी होती है। 2 जो न्यूक्लियस है वो बीच में इस बड़ी सेल के अंदर रह जाते हैं यहां पर। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जिसमें एक एंड के ऊपर क्या है, 2 इस तरह की सेल हैं जिनको बोला जाता है साइनर्गिड्स। तीन जो दूसरे एंड पर चली जाती हैं, इन तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल। एक ये जो डेवलप हुआ है ये है हमारा एग। दोनों साइनर्गिड और एक एग, इनको मिलाकर बोलते हैं हम एग अपरेटस। एग अपरेटस। 2 जो न्यूक्लियस बीच में पड़े हुए इस बड़ी सेल के अंदर, एक ये सेल भी तो है ना, एक ये बड़ी सेल है, तो इस एक सेल के अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। साइनर्गिड्स जो है इनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं जो एक केमिकल रिलीज करते हैं। ये साइनर्गिड्स क्या करते हैं, पोलन ट्यूब जो जनरेट होगी उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलिफोम ऑपरेटस। फिलिफोम ऑपरेटस क्या कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जिससे क्या पोलन ट्यूब इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसे इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, यहाँ पर एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल है और इसके अंदर 2 जर्म सेल पड़ी हुई है। अब वेजिटेटिव सेल अलग हो जाती है, दोनों जर्म सेल जो है, दोनों जर्म सेल किसी भी एक साइनर्गिड के अंदर एंटर कर जाती हैं। एंटर करने के बाद क्या है, एक जो एग है, एक जो जर्म सेल है वो एग के साथ आकर फर्टिलाइजेशन करती है। दूसरी जो जर्म सेल है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में आकर फर्टिलाइजेशन करेगी। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर एक डाइप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोला जाता है जायगोट। यहाँ पर 2 एप्लॉइड सेल पहले ही प्रेजेंट थी, एक एप्लॉइड मेल जर्म सेल जो है वो इनके साथ आकर फर्टिलाइजेशन कर लेती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी 3N यानी कि ट्रिप्लोइड। प्लांट में एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्रिप्लोइड होती है वो यही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, PEN। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस है। इससे फिर क्या है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इस पूरे ओवल के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है, वो इसी से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस से ही एंडोस्पर्म न्यूसेलस जनरेट होगा। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है अब इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अब इसमें हमने 2 अलग अलग इवेंट देखे हैं, एक जर्म सेल का एग के साथ जिसने जायगोट की फॉर्मेशन करी, दूसरी जो जर्म सेल है वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ आकर फर्टिलाइजेशन करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। यह साथ में फिर क्या है, ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, यहाँ पर जो दो पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ में एक जो मेल जर्म सेल आकर फर्टिलाइजेशन करती है, तो इस ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर जो बनी है, ये जो बनी है, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ट्रिपल फ्यूजन, तो ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन भी है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक जो जर्म सेल थी, एक जो मेल गैमेट था, पोलर न्यूक्लियर और पोलन ग्रेन्स था, वो एग के साथ आकर मिलेगा, जायगोट की फॉर्मेशन करेगा। इसी से बाद में क्या है, सीड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा जो मेल गैमेट है, दूसरा जो पोलन ग्रेन है, वो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ आकर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है कि एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एग के साथ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ है। और इसमें जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनी है, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 3 एप्लोइड सेल का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। यहाँ पर 2 एप्लोइड सेल का जो है वो फ्यूजन हुआ है। तो ये डबल फ्यूजन है जिसमें एग की फॉर्मेशन होगी, जायगोट की फॉर्मेशन होगी। तो ये फर्टिलाइजेशन इवेंट था। इसके बाद जो है एक और हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें इसके जो बाकी इवेंट्स हमारे बचते हैं, जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बचेगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये जायगोट है ये एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके बाद फ्रूट कैसे बनेगा, सीड की डेवलपमेंट कैसे होगी, एपोमिक्सिस, और एक लास्ट टॉपिक पॉली एम्ब्रियोनी। ये 4-5 जो टॉपिक बचते हैं वो एक क्लास के अंदर और हम कन्वर्ट करने वाले हैं, एक क्लास के अंदर और हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये यहीं तक है। इसमें हमने जो पढ़ा है वो क्या है, हमने स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर ली है आज के टॉपिक में, एग की फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट कर ली हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।